गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आप सबको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप सबका अपना कोचिंग जो डीएम एकेडमी, जिसको आपके इस क्षेत्र का हर बच्चा जानता है, आज दिनांक 6/7/2021 को यूट्यूबर बनने जा रहा है, जिसके चैनल का नाम है RDM प्लेटफॉर्म। दो से 3 दिन तक सोचने के बाद इस चैनल का नाम रखा गया है RDM, जिसका फुल फॉर्म बता रहे हैं। R आप लोग जान रहे हैं अच्छी तरह से, रहमान सर, और DM जो ड्रीम मोहिउद्दीन के नाम से एकेडमी चल रहा था, इसको हम लोग डेंजर माइंड भी कह सकते हैं। मज़ा आया होगा आप सबको, आया मज़ा? डेंजर माइंड इसलिए चूँकि आप जुड़े हैं डीएम एकेडमी के साथ में, रहमान सर के साथ में, और मुझे संपूर्ण विश्वास है यदि आप डीएम एकेडमी में आए हैं तो अपने माइंड को डेंजर करके ही जाएंगे या अपने मैथ को डेंजर बना के जाएंगे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इसी RDM प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको उर्दू की अच्छी शिक्षा, मैथमेटिक्स की अच्छी शिक्षा, हिंदी या फिर साइंस, कुछ भी आप घर बैठे पढ़ सकते हो। अगर बाय द वे आपका कभी कोई क्लास मिस हो जाता है, यदि आप नहीं आ पाते हो किसी बारिश की वजह से या किसी और दीगर प्रॉब्लम की वजह से, अगर आप नहीं आते हो, तो ऐसी स्थिति में आप घर में बैठ के यूट्यूब के माध्यम से भी आप हमारा स्टडी मटेरियल या फिर आपका जो भी सिलेबस होगा, जो भी एक्सरसाइज होगा, जो भी मैथ्स होंगे, अगर आप नहीं पढ़े होंगे अपने शिक्षकों के पास, तो उस चीज़ को यूट्यूब के माध्यम से बड़ी आसानी से घर में बैठ कर पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप सबको बधाई भी देता हूं इस RDM प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और आप सबको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 6 महीने में कभी लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद भी रहा और कभी जब सरकार की आदेश अनुसार जब हम लोगों ने स्कूल चलाया, तो इस बीच में हमने आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर 6ठा चैप्टर तक, फिर 7वां चैप्टर तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है जब हम यूट्यूब स्टार्ट नहीं किए थे। और आज मुझे बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही है, जो 10th क्लास का सबसे टफ चैप्टर, जो सबसे मुश्किल, जो स्टूडेंट को लगता है, जो विद्यार्थियों को हमेशा समझ में आता है कि 10th क्लास का सबसे जो टफ चैप्टर है वो ट्रिगोनोमेट्री, जिसको त्रिकोणमिति का परिचय के नाम से जानते हैं, उस चीज़ से आपका यूट्यूब स्टार्ट हो रहा है, जो आप सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि अगर ये आपके लिए टफ चैप्टर लगता होगा तो आप कम से कम घर बैठे भी इसका रिहर्सल, रिवीजन वगैरह आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से अच्छा आपको पढ़ाएं और बड़ी आसान तरीके से, बड़ी इजी तरीके से आपको समझाने का कोशिश करें। और आपको अगर मेरे YouTube में कहीं पे भी आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम या फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आपको समझ में आता है, तो आप मेरा नंबर 9191761325 पर कॉल करके आप मुझसे साझा कर सकते हैं, या फिर आप जो है यूट्यूब चैनल में कमेंट करके भी आप हमको अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो आइए आज हम 10th क्लास का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इसका मतलब ये हुआ कि ये परिचय शब्द से पता चलता है कि त्रिकोणमिति का प्रयोग, त्रिकोणमिति के बारे में इससे पहले के क्लासेस में 5, 6, 7, 8, 9 तक के किसी भी क्लास में त्रिकोणमिति का कोई प्रयोग या कोई परिचय नहीं बताया गया था। 10th क्लास में सबसे पहले आपको ट्रिगोनोमेट्री का परिचय बताता है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जानते हैं। हर चैप्टर का, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, किसी भी चैप्टर के नाम पर बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, बहुत बड़ी मज़ेदार एक बात होती है। अगर आप उस चीज़ को जान जाओगे तो यकीनन उस चैप्टर की आधी बात आपको समझ में आ जाएगी।
कि इस चैप्टर में क्या चीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा, किस चीज़ के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे, या कौन से विषय में कौन सी बिंदु पर इस पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में उस चैप्टर के नाम से आपको पता चलेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय, इस चैप्टर के अगर नाम त्रिकोणमिति पर अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो यहाँ पे तिर प्लस कोण प्लस मिति, ये 3 शब्द हमें दिखाई देता है। तिर प्लस कोण प्लस मिति। तिर मीन्स होता है 3, और कोण मीन्स होता है कोण, कोण मीन्स कोण, और मिति मीन्स होता है मापना, जिसको इंग्लिश में मेजर करना कहते हैं। तो त्रिकोणमिति यानी 3 कोण को मापना। अब आप लोग बहुत अच्छी तरह से इससे पहले क्लास 7 में 8 में आप सबको बताया गया है कि किसी भी बहुभुज में, किसी भी पॉलीगॉन में जितने साइड्स होते हैं उतने उसका एंगल भी होता है। समझ में आया? जैसे अगर हम लोग त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में कितने भुजा हैं? बोलो कितने भुजा हैं? 3 भुजा हैं, 3 साइड्स हैं, इसके कोण भी कितने हैं? 3 कोण हैं। मतलब इस त्रिभुज में, इस बहुभुज में 3 भुजा है, 3 कोण है। उसी प्रकार से अगर हम एक चतुर्भुज का प्रयोग करें, ये चतुर्भुज का फिगर बनाते हैं तो चतुर्भुज में कितने भुजा हैं? 4, तो इसमें कोण भी कितने हैं? 4। अगर एक आप इस प्रकार से एक षटभुज बनाते हैं तो इसमें कितनी भुजा है? भुजाओं की संख्या कितनी है इसमें? 6। अगर इसमें कोणों की बात करें तो कितने कोण हैं? 6। तो इन तीनों बहुभुज से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी भी बहुभुज में जितना भुजा होता है उतना उसमें कोण भी होता है, जितना भुजा होता है उसमें उतना कोण भी होता है। तो 3 कोणों को मापना मतलब 3 भुजाओं को मापना भी कह सकते हैं हम इसको। तो 3 भुजा वाली आकृति या 3 कोण वाली आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिभुज। इसी प्रकार से यदि हम लोग इस चैप्टर का जो इंग्लिश नाम है, जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जानते हैं, इन शब्दों पर भी अगर हम लोग ध्यान दें, इन शब्द पर यदि ध्यान दें तो ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्दों से बना है। ट्री प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन, ये ग्रीक भाषा के 3 शब्द हैं। ट्री प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन। गोनिया का संक्षिप्त रूप गोनो लिया गया है और मेट्रॉन का संक्षिप्त रूप मैट्री लिया गया है। ट्रिगोनोमेट्री, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों को मापना, 3 कोणों को मापना। तो इन दोनों नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये त्रिकोणमिति का प्रयोग त्रिभुज पर किया जाएगा। किस पर? त्रिभुज पर किया जाएगा। और आप लोग भी बाखूबी से जानते हैं कि त्रिभुज अपने भुजा के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजा बराबर ना हो, और समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजा बराबर हो, उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसी प्रकार से कोणों के अनुसार त्रिभुज 3 प्रकार के होंगे: न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग हम लोग किस त्रिभुज पे करेंगे। त्रिभुज तो आपका बहुत प्रकार का है, 6 प्रकार का त्रिभुज होगा: समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, न्यूनकोण, अधिकोण और समकोण। तो हम लोग किस त्रिभुज पर जो है ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग किस प्रकार के त्रिभुज पर किया जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग जो है, ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग विशेषकर समकोण त्रिभुज में करेंगे। किस में करेंगे? समकोण त्रिभुज में। तो आइए हम लोग समकोण त्रिभुज का एक फिगर बनाते हैं और अच्छी तरह से इसको समझते हैं। अब समकोण त्रिभुज के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि वह त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण समकोण होता है, जिसका कोई भी एक कोण समकोण होता है। आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में समकोणों की संख्या कितनी होगी? बोलो कितनी होगी? 1। किसी भी त्रिभुज में समकोणों की संख्या 1। किसी भी त्रिभुज में न्यूनकोण कितने हो सकते हैं? 3। जोर से बोलो 3। किसी भी त्रिभुज में न्यूनकोण कितने हो सकते हैं? तो 3। लेकिन समकोण कितने हो सकते हैं? 1। किसी भी त्रिभुज में केवल एक ही समकोण होगा और समकोण वाले त्रिभुज को ही समकोण त्रिभुज कहेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण समकोण हो उसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे उसको? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के 3 भुजा का 3 नाम होता है। समकोण त्रिभुज के 3 भुजा का 3 नाम होता है।
समकोण वाले कोण की सम्मुख भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। जिस भुजा पर त्रिभुज बैठा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलेंगे इसको? आधार। और जो त्रिभुज की ऊंचाई को, जो त्रिभुज की हाइट को दिखाता है उसको हम लोग लंब कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? लंब। ये हम लोग पहले से परिचित हैं इस चीज़ पर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजा का तीन नाम होता है, कर्ण, आधार और लंब। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण। और जिस पर त्रिभुज बैठा हुआ रहता है उसको आधार, और जो त्रिभुज की ऊंचाई को दिखाता है उसको लंब कहेंगे। लेकिन यहाँ पे आधार और लंब में आवश्यकता के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार ये चेंज हो जाएगा, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। तो पता ये चला कि त्रिभुज, ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग एक विशेषकर समकोण त्रिभुज में करेंगे, और समकोण त्रिभुज के लंब और आधार और कर्ण, ये तीनों के बीच में एक संबंध है, जिस संबंध की मदद से हम लोग किसी भी मीनार की ऊंचाई, किसी भी दीवार की ऊंचाई, किसी भी खंबे की ऊंचाई, या फिर आपकी किसी भी पिलर की ऊंचाई को हम लोग आसानी से बिना मापे नाप सकते हैं, यदि आपको उसका कोण आपको पता हो, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग आज से कुछ साल पहले मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा भूमिका इसका नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैथमेटिक्स में ये इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया, इतना ज़्यादा मशहूर हो गया कि आज अगर आप मैट्रिक के बाद अगर आप 11th में जाओगे, +2 में अगर मैथ से, अगर साइंस से अगर आप +2 करना चाहते हो, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन करोगे तो वहाँ पे भी आपको किसका, ये ट्रिगोनोमेट्री का जो है चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा भूमिका होती है उसका, खास करके कंपटीशन के इसमें, या फिर आप जैसे आज के इसमें इलेक्ट्रॉनिक जितना भी चीज़ होता है, जैसे आप सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, उसमें बहुत सारी जगहों को मापने के लिए, जिसमें कैलकुलेशन करना, कैलकुलेटर से अगर किसी भी चीज़ को कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल होता है, उस चीज़ को इसी ट्रिगोनोमेट्री की सहायता से बड़ी आसानी से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग सबसे पहले मिस्र और बेबीलोन वासियों ने किया था। किसने? मिस्र और बेबीलोन वासियों ने किया था। किसका? ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग, यानी कि त्रिकोणमिति का प्रयोग सबसे पहले मिस्र और बेबीलोन वासियों ने करके बताया था, और आज हम लोग उसी का परिचय आपका 10 क्लास का 8वां चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमने आपको कुछ बात बताया। तो आइए, ये त्रिकोणमिति का प्रयोग जैसे हम लोग समकोण त्रिभुज में करेंगे, तो जैसे यहाँ पे हम लिखे कि लंब, आधार और कर्ण, लंब, आधार और कर्ण, जैसे हम लोग लंब, आधार और कर्ण पढ़ते हैं, तो यहाँ पे फट से मेरे माइंड में एक बात आती है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या आता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग पढ़े हो कि कर्ण बराबर होता है √अंडर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, या नहीं तो आप कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करें तो वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग मेरे मन में फट से आता है, और इस चैप्टर में भी पाइथागोरस प्रमेय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब पाइथागोरस प्रमेय को आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, उसी के माध्यम से हम लोग इसको अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार हम लोग एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6। इन्हीं त्रिकोणमितीय 6 अनुपात को हम लोग आसानी से समझेंगे, कैसे इसको त्रिभुज के माध्यम से पढ़ा जाता है। ये अगर मान लेते हैं ये त्रिभुज है, इसका नाम, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, और यहाँ पे आपका A, और ये आपका B, और ये आपका C, है ना। ये 3 भुजा हो गई, 3 भुजा, और ये आपका 3 कोण, एंगल A, एंगल B और एंगल C, ठीक है। तो एंगल A, एंगल B और एंगल C, तो त्रिकोणमिति के 3 अनुपात, ये 6 अनुपात हैं, जिसको हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा से याद करेंगे, ठीक है। ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, ना इससे ज़्यादा है और ना ही इससे कम है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6। साइन थीटा, मेरे साथ बोलो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है।
इन 6 अनुपात का त्रिभुज के साथ में क्या संबंध होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से। साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का जो संक्षिप्त फॉर्म है, यानी ये साइन थीटा जो है आपका साइन थीटा का संक्षिप्त फॉर्म है। किसका? साइन थीटा का संक्षिप्त फॉर्म है साइन थीटा। और कॉस थीटा कोसाइन थीटा का संक्षिप्त फॉर्म क्या है? कॉस थीटा है। कोसाइन थीटा का संक्षिप्त फॉर्म कॉस थीटा है। और टेन थीटा जो है आपका टेंजेंट से बना है। किससे बना है? टेंजेंट। किससे बना है? टेंजेंट ना, टेंजेंट से बना है आपका टेन। और कॉड बना है कोटेंजेंट से। किससे बना है? कोटेंजेंट। कॉड बना है किससे? कोटेंजेंट से। और सेक बना है सेकेंड से। किससे बना है? सेकेंड से। और कॉसेक बना है आपका कॉस्केंट से। कॉस्केंट। ये आपका ऑब्जेक्टिव में बार बार सवाल आता है कि सेक थीटा संक्षिप्त फॉर्म है साइन का, कोसाइन का, टेंजेंट का, कोटेंजेंट का, सेकेंड का या कॉस्केंट का? किसका संक्षिप्त फॉर्म है? कॉस्केंट का। सेक थीटा किसका संक्षिप्त फॉर्म है? सेकेंड का। और कॉट कोटेंजेंट का, टेन टेंजेंट का, और कोसेन कॉस थीटा कोसाइन का। कॉस किसका है? कोसाइन का। और साइन थीटा साइन का संक्षिप्त फॉर्म है। किसका? साइन का। ठीक है, यहाँ पे ये थीटा नहीं लिखना है। ठीक है, ये साइन जो है संक्षिप्त फॉर्म है किसका? साइन का। और कॉस किसका संक्षिप्त फॉर्म है? कोसाइन का। और टेन टेंजेंट का। और कॉट कोटेंजेंट का। और सेक सेकेंड का। और कॉसेक कॉस्केंट का। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका क्या हो गया? संक्षिप्त फॉर्म है। अब आते हैं हम लोग इसका, अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का प्रयोग सबसे पहले मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट। मैथमेटिक्स में साइन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। अब ये साइन थीटा पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। साइन थीटा एक संकेत है। साइन थीटा एक संकेत है। साइन थीटा एक संकेत है। अगर इसको हम लोग साइन इंटू थीटा लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आया? कहने का मतलब है कि साइन थीटा क्या है? एक संकेत है। साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है। साइन थीटा खुद एक संकेत है जिसका प्रयोग मैथमेटिक्स में किया जाता है। ठीक है, तो साइन थीटा एक संकेत है, ना कि साइन और थीटा का गुणनफल है। ठीक है, अब देखते हैं ये साइन थीटा के बारे में हम बताएं आपको कि साइन थीटा किसका संक्षिप्त फॉर्म है? साइन का। साइन किसका संक्षिप्त फॉर्म है? साइन का। और कॉस कोसाइन का, टेन टेंजेंट का, कॉट कोटेंजेंट का, और सेक सेकेंड का, और कॉसेक ये कॉस्केंट का। किसका? कॉस्केंट का। यहाँ पे भी ये सारा थीटा हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, और संक्षिप्त फॉर्म की अगर बात करें, शॉर्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है, संक्षिप्त रूप जिसको कहेंगे। ठीक है, ये बहुत वीवीआई बात है। ठीक है, मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कि साइन किसका संक्षिप्त फॉर्म है? किसका? साइन का। किसका संक्षिप्त फॉर्म है? बोलो। साइन का। और कॉस किसका संक्षिप्त फॉर्म है? कोसाइन का। किसका? कोसाइन का। और टेन किसका संक्षिप्त फॉर्म है? टेंजेंट का। किसका? टेंजेंट का। आपको बोलेगा कि टेन किससे बना है? तो टेंजेंट से। ये ग्रीक भाषा का शब्द है टेंजेंट। किसका भाषा है? ग्रीक भाषा का। ग्रीक शब्द है ये आपका टेंजेंट। और टेंजेंट से बना है क्या? टेन। उसी प्रकार से कॉट किससे बना है? कोटेंजेंट से। किससे बना है? कोटेंजेंट। ये भी ग्रीक भाषा की कोटेंजेंट शब्द से क्या लिया गया है? कॉट लिया गया है। और सेक किससे बना है? सेकंड से। किससे बना है? सेकंड से। और कॉसेक बना है किससे? कॉस्केंट से। किससे बना है? कॉस्केंट से। एक और बात हमने बताया आपको कि साइन थीटा एक संकेत है। साइन थीटा एक संकेत है, ना कि साइन और थीटा का गुणनफल।
अगर कोई आपको पूछेगा कि साइन थीटा क्या है तो आप बोलेंगे साइन थीटा क्या है, एक संकेत है, साइन थीटा का गुणनफल साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े क्या, साइन त्रिकोणमितीय अनुपात का जो 6 अनुपात है जिसका असल रूप क्या था, तो उसका असल रूप जो है साइन से साइन का संक्षिप्त फॉर्म साइन, कोसाइन का संक्षिप्त फॉर्म कॉस, और टेंजेंट का संक्षिप्त फॉर्म टेन, और आपका कॉटेंजेंट का कॉट, और सेकेंड का सेक, और कॉसेकेंड का कॉसेक है। क्या है, कॉसेक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको यहाँ सबसे पहले आपको देखना होगा कि लंब, आधार और कर्ण क्या होता है। लंब, आधार और कर्ण, अभी हम आपको बताए कि त्रिभुज का कर्ण तो हमेशा कर्ण रहेगा, कर्ण हमेशा कर्ण रहेगा, कर्ण कभी चेंज होने वाला नहीं है। समझ में आ गया ना, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो वो ईश्वर है, ईश्वर अपनी जगह पे बैठा हुआ, ईश्वर कभी बंदा बनेगा क्या, नहीं, ईश्वर अपनी जगह पे, ईश्वर कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन आधार और लंब ये दोनों आवश्यकता के अनुसार चेंज हो जाता है, कभी आधार को लंब और कभी लंब को आधार हम लोग कह सकते हैं या बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कब क्या होगा, जैसे ये एंगल सी की बात करें, ठीक है, तो एंगल सी का जो सामने वाला जो भुजा होगा, एंगल सी का जो सामने वाला भुजा होगा इसको हम लोग लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब। जिस कोण के सापेक्ष बात की जाएगी, जिस कोण के सापेक्ष चर्चा होगा, जिस कोण के सापेक्ष आपसे सवाल पूछा जाएगा, जिस कोण के सापेक्ष आपसे प्रश्न पूछेगा, उस कोण का सामने वाला भुजा, उस कोण का सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब। ध्यान दीजिए, जिस कोण के सापेक्ष बात करेगा उस कोण का सामने वाली जो भुजा होगी वो आपका लंब कहलाएगा, और उसके साथ जो भुजा होगी यानी उसका जो संलग्न भुजा होगा, उसकी जो एडजेसेंट साइड होंगे वो आपका आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। और कर्ण तो आपको पता है, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा, 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होगी उसको हम लोग कर्ण कहेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका आधार कहलाएगा। किसके लिए, तो एंगल सी का। ध्यान दीजिएगा, एंगल सी का सम्मुख भुजा क्या है, ए बी है। क्या है, ए बी, तो ए बी आपका क्या हो गया, लंब। और एंगल सी का जो संलग्न भुजा है यानी उसके साथ जो सटा हुआ भुजा है, कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण के अतिरिक्त एंगल सी के साथ जो सटा हुआ भुजा है वो क्या है, बी सी है। तो बी सी आपका क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। अगर हम लोग एंगल ए की सापेक्ष बात करें, ध्यान देना इधर, अगर हम लोग एंगल ए की सापेक्ष बात करें तो एंगल ए का सामने वाला भुजा क्या होगा, बी सी। एंगल ए का सामने वाला भुजा क्या होगा, बी सी होगा। जिस कोण के सामने वाला, जिस कोण के बारे में बात करेगा उस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब। तो एंगल ए के अनुसार जो है, एंगल ए का जो लंब होगा वो क्या कहलाएगा, इसका लंब जो होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो, बी सी। इसका जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और इसका जो एंगल ए के साथ सटा हुआ भुजा, दो भुजा है, एंगल ए को किसने बनाया है, दो भुजा, एक आपका ए बी और एक आपका ए सी। तो ए सी तो कर्ण है, कर्ण हमेशा क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। और ये आपका एंगल ए के साथ सटा हुआ क्या है, ए बी है। तो हम बोले कर्ण के अतिरिक्त कोई भुजा जिस कोण के बारे में पूछेगा उस कोण के साथ जो सटा हुआ होगा उस भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार। तो एंगल ए का आधार क्या कहलाएगा, बोलो, आधार क्या होगा एंगल ए का, ए बी। एंगल ए का आधार क्या होगा, ए बी हो गया। और कर्ण तो हमेशा क्या है, ए सी है। कर्ण क्या होगा, ए सी होगा। कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो फिर से एक बार याद करते हैं, अगर एंगल ए की बात करें तो एंगल ए का लंब क्या होगा, बी सी। थोड़ा सा रटो, एंगल ए का लंब क्या होगा, बी सी। आधार क्या होगा उसका, ए बी। और कर्ण क्या इस त्रिभुज का, ए सी। ए सी कर्ण क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री का सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री का सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। चलो एक त्रिभुज में और हम आप सबको प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर मान लो ये समकोण त्रिभुज है और इस त्रिभुज में हम यहाँ पे लिख देते हैं पी, क्यू और आर। ये कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। अगर बताओगे, अगर हम आपसे पूछें कि त्रिभुज पी क्यू आर का कर्ण क्या है, कर्ण क्या होगा इसका, पी आर। अगर हम लोग एंगल आर की सापेक्ष बात करें, एंगल आर के सापेक्ष यदि हम लोग बात करें तो एंगल आर का आधार क्या कहलाएगा,
आधार इसका क्या होगा? क्यू आर। क्यों? एंगल आर के साथ सटा हुआ दो भुजा में से एक भुजा तो कर्ण होगा और एक भुजा क्या कहलाएगा? उसका आधार कहलाएगा। अच्छा, एंगल आर का लंब क्या होगा? पी क्यू। एंगल आर का लंब क्या होगा? पी क्यू होगा। उसी प्रकार से यदि हम लोग एंगल पी की बात करें तो एंगल पी का लंब क्या होगा? क्यू आर। एंगल पी का लंब क्या होगा? क्यू आर। और एंगल पी का आधार क्या होगा? पी क्यू। यही बहुत बड़ा फैक्ट है, इसी को आपको समझना है। और ये पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर। किस पर? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री का सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा। जिस कोण के सापेक्ष बात करेंगे, जिस कोण के सापेक्ष आपसे सवाल पूछेगा या जिस कोण के सापेक्ष चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उस कोण का सामने वाला भुजा लंब और उस कोण के साथ सटा हुआ भुजा आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। जैसे एंगल पी का लंब हो गया क्या? क्यू आर। और एंगल पी का आधार क्या हो गया? पी क्यू। एंगल आर का लंब हो गया क्या? पी क्यू। और एंगल आर का आधार हो जाएगा क्यू आर। आधार क्या होगा? क्यू आर। लेकिन किसी भी स्थिति में ये जो पी आर है, मतलब कर्ण है, ये कभी चेंज नहीं होगा। आधार को लंब या लंब को आधार आवश्यकता के अनुसार बनाया जा सकता है, परंतु कर्ण में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, दोनों फिगर से हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अगर हम इस फिगर की बात करें तो ये आर पी का सम्मुख भुजा, ये आपका क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। एंगल पी का सम्मुख भुजा क्यू आर क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये आपका कर्ण है। क्या है? कर्ण। क्या है? इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको इंग्लिश का संक्षिप्त फॉर्म से जानेंगे तो इसको बोलेंगे पी, इसको बोलते हैं आपका बी, और ये आपका क्या है? एच है। ये भी आपका बी और ये आपका पी और ये आपका एच है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो हम लोगों ने अब तक जो थोड़ा सा पढ़ा कि त्रिकोणमिति का प्रयोग विशेषकर कौन सा त्रिभुज में करेंगे? बोलो, कौन सा त्रिभुज में करेंगे? समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज के तीन भुजा का तीन नाम हम लोग अच्छी तरह से जाने, आधार, लंब और कर्ण। 90 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। और कर्ण के अतिरिक्त दो भुजा में से एक भुजा लंब और एक भुजा आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार। अगर हम त्रिभुज ए, बी और सी की बात करें तो इसमें एंगल सी के सापेक्ष जो है इसका जो लंब होगा तो त्रिभुज एबीसी में अगर देखें हम लोग तो एंगल ए का, फिर से एक बार रिमाइंड करो, एंगल ए का सामने वाली भुजा क्या होगा? BC। बोलो क्या है? BC। तो एंगल ए के लिए लंब क्या कहलाएगा? BC। और एंगल ए का आधार क्या होगा? AB। और एंगल C का लंब क्या होगा? AB। और एंगल C का जो आधार होगा वो BC होगा। एक बात और भी आप याद रखिए कि त्रिकोणमिति का प्रयोग हमेशा समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण पर ही किया जाएगा। दो न्यून कोण पर ही रख के हम लोग करेंगे। तो हमने बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6 हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6। जैसा कि साइन, जो साइन का संक्षिप्त फॉर्म है, कॉस, कोसाइन का संक्षिप्त फॉर्म है, और टेन, टेंजेंट का संक्षिप्त फॉर्म है, और कॉट, कॉटेंजेंट का संक्षिप्त फॉर्म है, और सेक, सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है, और कॉसेक, कॉसकेंड का शॉर्ट फॉर्म है। ये आपको रट लेना है, ये आपको याद कर लेना है यदि आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कमांड करना चाहते हो। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता है 10th क्लास का खास करके, प्रत्येक बार बोर्ड में संक्षिप्त फॉर्म एक ना एक आ ही जाता है। ठीक है, इसलिए आप इसको जरूर याद कर लेना। अब आते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय के 6 अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6। ना 6 से ज़्यादा है और ना 6 से कम है। अगर हम लोग इसको एक सीक्वेंस में लिखें तो सीक्वेंस में लिखने के बाद आपको याद करने में भी अच्छा होगा। आइए, तो उससे पहले हम एक शब्द लिखते हैं, आप सब ध्यान दीजिएगा। पी पी
पी बी पी बाय एच एच बी, एच एच बी। आपको ये ट्रिक याद रखना है, पी बी पी एच एच बी। इसको अलग अलग शिक्षक अलग अलग तरह का जो है इसका वो किया है, बहुत सारे शिक्षक आपको इसको ऐसे ही बोलते हैं। पी बी पी यानी कि पंडित बद्री प्रसाद। क्या हो गया? पंडित बद्री प्रसाद एक ट्रिक है। आप इस ट्रिक के माध्यम से त्रिकोणमिति के 6 अनुपात को आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। क्या है? हरे हरे बोल। समझ में नहीं आया? मजा आया? तो पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, है ना। किसी ने इसको बोला कि पूजा भइल पागल, पूजा क्या बोलेंगे? पूजा भइल पागल, हाँ हमरी भाई से, हाँ हमरी भाई से। समझ में आया ना? पूजा भइल पागल, हाँ हमरी भाई से। यह आपको ट्रिक याद रखना है। या नहीं तो आप इसको दूसरा ऐसे भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझ में आया? ये तीनों ट्रिक में से कोई भी ट्रिक आपको जो अच्छा लगे उसी ट्रिक के माध्यम से त्रिकोणमिति के 6 अनुपात को हम लोग बड़ी आसान तरीके से याद करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये त्रिकोणमिति का 6 अनुपात को अगर हम लोग सीक्वेंस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो साइन थीटा, हमने आपको बताया कि साइन थीटा एक संकेत है। साइन का प्रयोग मैथमेटिक्स में सबसे पहले किसने किया था? आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। दूसरी बात हमने बताया कि साइन थीटा जो है एक संकेत है, साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है। थीटा की जगह पे थीटा जो है, आप ये बात और भी याद रखें कि थीटा ग्रीक भाषा का एक अल्फ़ाबेट है। ग्रीक भाषा का एक अल्फ़ाबेट है। जिस तरह से हम लोग अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट ए बी सी डी पढ़ते हैं, उसी तरह से ग्रीक भाषा का अल्फ़ाबेट होता है अल्फ़ा, गामा, बीटा, डेल्टा। उसी तरह से थीटा, ये सब आपका पाई, ये सारा क्या है? ग्रीक भाषा का अल्फ़ाबेट है। क्या है? ग्रीक भाषा का अल्फ़ाबेट है। और ये थीटा जो है ग्रीक भाषा का 8वां अल्फ़ाबेट है। कौन सा? 8वां अल्फ़ाबेट है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। तो हमने बताया कि साइन थीटा एक संकेत है, ना कि साइन और थीटा का गुणनफल है। तो इस थीटा की जगह पे हम लोग, अगर आपको सी के सापेक्ष बात करेगा तो साइन सी लिख देंगे। अगर ए के सापेक्ष बात करेगा तो साइन ए लिखेंगे। अगर यहाँ क्यू रहेगा तो साइन क्यू, अगर यहाँ पी रहेगा तो साइन पी। जिसके बाद जिस कोण के सापेक्ष बात करेंगे हम लोग यहाँ पे उसी चीज़ को रखेंगे। ठीक है, तो समझ में आया आपको साइन थीटा क्या है? साइन थीटा यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर हम लोग एक सीक्वेंस में लिखें तो सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद हम लोग लिखते हैं किसका? कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं टेन थीटा। क्या लिखेंगे? टेन थीटा। और फिर उसके बाद लिखेंगे आपका कॉट थीटा। क्या लिखेंगे? कॉट थीटा। और उसके बाद लिखते हैं आप फिर सेक थीटा। और लास्ट में लिखते हैं आपका कॉसेक थीटा। क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा। ध्यान दीजिएगा, हमने अभी आपको बताया कि सेक थीटा एक संकेत है। थीटा की जगह पे आपका ए या बी या सी पी क्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी एंगल की बात करेगा उसी एंगल को हम लोग इस थीटा की जगह पे रखेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि कोण बराबर क्या लिख देंगे? कोण की जगह पे थीटा। जो भी कोण होगा थीटा की जगह पे उस कोण को हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, और रख के उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा के बारे में हमने बताया कि साइन किसका किसका संक्षिप्त फॉर्म है। ये सारा अनुपात ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद हो गया होगा आपको, और नहीं हुआ तो आप अपना घर में याद कर लेंगे इसको। ठीक है, तो साइन थीटा का अगर हम बात करें इस ट्रिक से, हमने जो आपको अभी बताया कि पूजा भइल पागल, हाँ हमरी भाई से, है ना, यह पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करें, सबसे पहला अनुपात जो P/H है, इसको हम लोग साइन में रखेंगे। किस में रखेंगे? साइन। तो आपको याद करना है कि साइन का अनुपात हो गया P/H। P/H और P/H मुझे बताना नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से आप लोग को पता है कि P क्या है और H क्या है। P आई मीन परपेंडिकुलर, आई मीन लंब, और H क्या है? हाइपोटेनस। क्या है? हाइपोटेनस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो ये हो गया आपका P/H। और cos थीटा क्या हो जाएगा? B/H। यहाँ देखिए क्या है? B/H। तो हम लोग इसके लिए यानी cos थीटा के लिए लिख देंगे B/H, और टेन थीटा के लिए लिखेंगे P/B। टेन थीटा के लिए क्या लिखेंगे बेटा? P/B। ध्यान रखिएगा इसको,
ये 3 अनुपात आपको कंठस्थ याद कर लेना है। साइन थीटा का अनुपात होता है P/H, कॉस थीटा का B/H और टेन थीटा का P/B। अब ये 6वां अनुपात जो है, 6वां अनुपात में से ये 3 अनुपात का उल्टा फॉर्म, ये 3 अनुपात का उल्टा रूप है क्या? कॉट, सेक और कॉसेक, है ना। अब ध्यान देना, कॉट किसका उल्टा है? तो टेन का रिवर्स क्या है? कॉट थीटा है। टेन का उल्टा क्या है? कॉट है। और कॉस का उल्टा सेक है और साइन का उल्टा कॉसेक है। क्या है? कॉसेक है। अब ध्यान देंगे, हम आपको 3 अनुपात याद करवाए। P/H, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और टेन थीटा बराबर P/B। यदि कॉट थीटा टेन का उल्टा है तो उल्टा का मतलब हुआ कि इसका जो अनुपात है टेन का, उसी को हम लोग क्या कर देंगे? सिर्फ उलट देंगे। तो टेन का अनुपात, ये कॉट का अनुपात हो जाएगा आपका B/P। उसी तरह से सेक का अनुपात हो जाएगा H/B। बोले आप लोग H/B और कॉसेक का H/P। समझ में आया आप सबको? ये आपको त्रिकोणमिति के 6 अनुपात को याद करने के लिए हमने आपको बताया P/H/B। ये आपको रट लेना है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, या दूसरा आप इसको बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा। ये 6 अनुपात में से 3 अनुपात आपको याद करेंगे। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और टेन थीटा बराबर P/B और कॉट थीटा बराबर B/P, सेक थीटा बराबर H/B और कॉसेक थीटा बराबर H/P। ठीक है, तो हम लोग 3 याद करेंगे और 3 उसका उल्टा हम लोग खुद से निकाल लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये आपको रट लेना है। ठीक है, सीक्वेंस से अगर हम लोग इसको देखें तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। साइन थीटा का अनुपात होता है P/H, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का अनुपात हो जाएगा B/H, मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का अनुपात हुआ P/B, अर्थात लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। बाकी का कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा है तो इसका उल्टा हो जाएगा B/P। और सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है तो B/H इसका है कॉस थीटा का, तो सेक थीटा का हो जाएगा H/B। और कॉसेक थीटा साइन का उल्टा है, साइन का अनुपात P/H है तो कॉसेक का हो जाएगा H/P। चलिए, अब हम लोगों को पता है कि समकोण त्रिभुज में एक भुजा जो सबसे बड़ी होती है उस भुजा का नाम क्या है? कर्ण है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अगर आपको कोई बोलेगा कि बोलो H बड़ा है कि P बड़ा है, तो क्या बोलेंगे? H बड़ा है। अगर कोई आपको पूछते हैं कि H बड़ा कि P बड़ा, तो क्या बोलेंगे? H बड़ा, क्योंकि H मीन्स होता है कर्ण और P मीन्स क्या होता है? लंब। तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है, लंब से भी और आधार से भी। चलिए आगे देखते हैं। आपको पूछा जाए H बड़ा कि B बड़ा, तो क्या बोलेंगे? H बड़ा होगा किससे? B से। लेकिन अगर हम बात करें कि P+B बड़ा होगा कि H बड़ा होगा, तो ऐसी स्थिति में H छोटा हो जाएगा किससे? P+B से। यानी त्रिभुज के किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, चाहे वो कर्ण क्यों ना हो। समझ में आ गया? तो किसी भी त्रिभुज के किसी भी दो भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है, समकोण त्रिभुज सहित सभी त्रिभुजों में। समझ में आ गया? चलिए, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है हमको कि यदि हम लोग H बड़ा और P छोटा पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे लग रहा है कि अगर हमको H/P लिखें, ध्यान देना, H/P लिखें तो बोलना H बड़ा है और P छोटा है ना, तो H का मान बड़ा होगा, P का मान छोटा होगा। तो किसी बड़े चीज़ को, किसी बड़ा जो है, किसी बड़े नंबरेटर को अगर एक छोटा डिनोमिनेटर से अगर हम लोग भाग लगाएं तो उसका जो भागफल होगा वो 1 से अधिक होगा। जैसे अगर H बड़ा है तो मान लो ऊपर में 4 और नीचे क्या 3, P क्या मान लो छोटा है, तो 4 को जैसे ही 3 से आप डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। कहने का मतलब है कि 1 से ज़्यादा आ रहा है। तो H आप क्यों ऐसा हुआ? चूँकि H आपका बड़ा है किससे? P
P से, h बड़ा है किससे, P से। तो इसका मतलब ये पता चला कि h/p का जो वैल्यू होगा, h/p का जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा किससे, 1 से। h/p का जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा होगा। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं, बोलो आया? जैसे मान लो h आपका क्या है, बड़ा है ना, और p आपका क्या है, छोटा है ना। तो बड़ा चीज़ को अगर छोटा चीज़ से, बड़ा डिजिट को, बड़ी संख्या को अगर हम लोग छोटी संख्या से भाग देंगे तो उसका जो भागफल होगा वो 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा। तो इसका मतलब है कि h/p का मान 1 से ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पे देखो h/p कहाँ पे है, h/p ऑब्जेक्टिव में एक सवाल आता है कि कोसेक थीटा का मान 1 से कम होगा, कोसेक थीटा का मान 1 से कम होगा। सही हुआ कि गलत हुआ? गलत हो गया, असत्य हुआ ना। चूंकि कोसेक थीटा का जो अनुपात है वो h/p है, तो h/p हुआ तो इसका मान 1 से अधिक होगा ना। चूंकि h ऊपर में है, p आपका नीचे है, h बड़ा है, p आपका छोटा है, इसीलिए यहाँ पे कोसेक थीटा का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। यानी कोसेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो 1 से अधिक होगा। तो ऑब्जेक्टिव सवाल होगा कि कोसेक थीटा का मान होता है 1 के बराबर, 1 से अधिक, 1 से कम, या इनमें से कोई नहीं। क्या लिखोगे? 1 से अधिक। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं साइन थीटा का। तो साइन थीटा में अनुपात है आपका p/h, p/h। साइन थीटा का अनुपात क्या दिया है? p/h। तो चूंकि p/h की बात करें तो h आपका बड़ा है और p आपका छोटा है। तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या से अगर हम लोग भाग लगाएं तो उसका जो भागफल होगा वो हमेशा 1 से कम होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें 3 को भागा लगाते हैं किससे, 4 से, तो देखो आपका 3 छोटा है तो 0 लगा के पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। तो ये 30 हो गया, अब सच्चों के 28। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 7 है, 0.7 1 से कम है कि नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर h आपका कर्ण यदि आपका किसी फ्रैक्शन का यदि आधार यदि बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में उसका मान क्या होगा, 1 से कम होगा। तो साइन थीटा का मान बोलो 1 से कम होगा या ज़्यादा होगा? बोलो 1 से ज़्यादा या कम? 1 से कम होगा। साइन थीटा का मान 1 से कम, यानी कि ये लेस देन 1 होगा। क्या होगा? लेस देन 1 होगा। अच्छा अब चलते हैं किसका, कॉस थीटा का। तो कॉस का अनुपात है b/h। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, h बड़ा है किससे, b से। अब जब बड़ा चीज को छोटा चीज से भाग देंगे तो भागफल 1 से अधिक होगा। इसका मतलब कॉस थीटा का जो मान होगा वो 1 से कम होगा। b आपका छोटा है और h आपका क्या है, बड़ा है। तो छोटा चीज को बड़े चीज से भाग देंगे तो उसका भागफल 1 से कम होगा। इसीलिए कॉस थीटा का मान भी आपका 1 से कम होगा, लेस देन 1 होगा। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव सवाल आता है कॉस थीटा का मान होगा 1 से कम, 1 से अधिक, 1 के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। क्या लगाओगे? 1 से कम। अब बात करते हैं किसका, टेन थीटा का। तो टेन थीटा में ध्यान देना, टेन थीटा का अनुपात दिया है यहाँ पे p/b। ध्यान देना, यहाँ पे टेन थीटा का अनुपात है p/b। अगर हम लोग त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज में हमने बोला कि त्रिभुज में लंब कभी बड़ा होता है, आधार कभी छोटा होता है। कभी आधार छोटा हो जाएगा, लंब क्या होगा, बड़ा होगा। तो आधार और लंब के बीच में कोई निश्चित वैल्यू नहीं होता है, आधार कभी बड़ा होगा और कभी लंब बड़ा होगा। इसीलिए टेन थीटा का जो मान होगा वो ना तो सदैव 1 से कम होगा और ना ही सदैव 1 से अधिक होगा और ना ही सदैव 1 के बराबर होगा। टेन थीटा का तीनों मान संभव है। मतलब ये कि टेन थीटा का मान या तो 1 से कम होगा, या तो 1 से अधिक होगा, या तो 1 के बराबर होगा। समझ में नहीं आया आपको? नहीं आया समझ में? टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, या टेन थीटा का वैल्यू 1 से कम भी हो सकता है, या टेन थीटा का वैल्यू आपका 1 के बराबर भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर आधार भी आपका 4 है और लंब भी आपका 4 है, तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो भागफल क्या हो जाएगा, 1। कभी कभी क्या होगा, आधार आपका 4 है और लंब आधार आपका 4 है और मान लो लंब आपका 3 है, तो 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो वो 1 से कम हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि लंब आपका कम हो जाते हो, तो ऐसी स्थिति में टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर या 1 से कम या 1 से अधिक, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा कॉट थीटा। अगर हम लोग कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा में भी वही जो टेन के साथ संबंध है। ठीक है, तो कॉट थीटा का भी वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा या 1 से अधिक होगा या 1 से कम होगा। समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं किसका, सेक थीटा का। तो सेक थीटा आप लोग खुद से बता दोगे, h/b। बोलो h बड़ा है कि b बड़ा है? h बड़ा है, b क्या है, छोटा है। इसीलिए सेक थीटा का मान 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा। अब ऑब्जेक्टिव सवाल को याद करो थोड़ा सा, ऑब्जेक्टिव आपका हल करेगा, है ना। साइन थीटा का मान होता है 1 से अधिक या 1 से कम। बोलो
1 से कम, 1 से कम, साइन थीटा का मान 1 से कम, कॉस थीटा का मान 1 से कम, कॉस थीटा का भी मान 1 से कम, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा 1 से अधिक, कॉस थीटा का उल्टा होता सेक, सेक का भी मान हो जाएगा 1 से अधिक। जब कॉस का मान 1 से कम तो कॉस सेक का मान हो जाएगा 1 से अधिक। जब साइन थीटा का मान हुआ 1 से कम तो कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा 1 से अधिक। और टेन थीटा का मान कभी 1 के बराबर भी होगा, 1 से कम या 1 से ज़्यादा भी होगा, तो कॉट थीटा का भी वही होगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से आज का हम लोग जो त्रिकोणमिति का एक इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन के बारे में हम आप सबको समझाए बहुत अच्छी तरह से, और हमने आपको बताया भी कि त्रिकोणमिति का प्रयोग विशेषकर हम लोग किस पे करेंगे, समकोण त्रिभुज में करेंगे। किस में करेंगे? समकोण त्रिभुज में। और त्रिकोणमिति के बारे में हमने बताया कि त्रिकोणमिति आपका 3 शब्दों से बना है, तिर प्लस कोण प्लस मिति, जिसका अर्थ होता है तीनों कोणों को मापना, है ना। और इस तरह से 3 कोणों को मापने वाली अगर आकृति कोई होता है तो वो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? त्रिभुज। क्या बोलेंगे उसको? त्रिभुज। तो त्रिभुज में विशेषकर प्रयोग करते हैं समकोण त्रिभुज में। दूसरी बात हमने आपको बताया कि ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो है वो कितना है? 6 रेशियोज हैं। कितने हैं? 6 रेशियोज हैं। उनको हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक के नाम से जानते हैं। ठीक है। साइन किसका संक्षिप्त फॉर्म है? कोसाइन का। जोर से बोलो, कोसाइन का। और कॉस किसका संक्षिप्त फॉर्म है? कोसाइन का। और टेन टेंजेंट का, कॉट कॉटेंजेंट का, और सेक सेकंड का, और कॉसेक कॉसकेंड का। ये आपको संक्षिप्त फॉर्म याद रखना है। कॉसेक किसका संक्षिप्त फॉर्म है? कॉसकेंड का, सेक सेकंड का, कॉट कॉटेंजेंट का, और टेन टेंजेंट का, कॉस कोसाइन का, और साइन किसका संक्षिप्त फॉर्म है? साइन का। ठीक है। फिर हमने बताया कि साइन थीटा एक संकेत है। साइन थीटा एक संकेत है। इसको साइन इंटू थीटा आप नहीं लिख सकते हो। साइन इंटू थीटा यदि आप लिखते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरी एक बात आपको जो हमेशा याद रखना है, आपको नोट में हम लिखाएंगे फॉर्मूले के टाइम पे, अभी थोड़ा सा आप इसको याद कीजिए। अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप अगर साइन थीटा का स्क्वायर लिखोगे तो ये गलत है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है। यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा का स्क्वायर नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया? इसको क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें किसका? साइन क्यूब का। किसका? साइन क्यूब। साइन थीटा का अगर हम लोग होल क्यूब करें तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा। उसी प्रकार से यदि हम लोग साइन थीटा पर अगर इनवर्स 1 है, साइन थीटा पर अगर इन्वर्स 1 है, तो साइन थीटा पर अगर इन्वर्स यानी -1 हो पावर, तो ऐसी स्थिति में उसको 1 साइन थीटा, ये आप कैसे आया, ये इसके बारे में हम 8th क्लास का आप लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर पढ़े हो, वहाँ पे घातांक में, वहाँ पे अच्छी तरह से बताया जाता है कि अगर किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस में हो तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इसको अगर इस तरह से लिखता है कि साइन पर पावर -1 और फिर इसको थीटा लिखते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइन पर अगर -1 पावर है तो उसको 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 1 साइन थीटा लिखेंगे। लेकिन साइन पर पावर -1 थीटा अगर लिखते हैं तो ये आपका लिखना क्या होगा? गलत होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने, है ना, ये त्रिकोणमिति का जो है इंट्रोडक्शन आप सबके सामने रखा। ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं? 6 हैं। एक बार याद करें इसको। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या है? कॉसेक थीटा है। और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। और आपका अगर साइन थीटा का वैल्यू की बात करें तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो 1 से सदैव कम होगा। साइन थीटा का वैल्यू सदैव 1 से कम होगा। कॉस थीटा का भी वैल्यू सदैव 1 से कम होगा। टेन थीटा का वैल्यू 1 से कम या 1 से अधिक या 1 के बराबर, तीनों में से कोई भी स्थिति हो सकता है। कॉट थीटा का भी वही है। और सेक थीटा का मान सदैव 1 से अधिक होगा, और कॉसेक थीटा का भी मान सदैव 1 से अधिक होगा। ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे ये त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में, और हमने आप सबके सामने इंट्रोडक्शन भी रखा और बहुत अच्छी तरह से समझाया भी। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सबको ये समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन, ये जो त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम आप सबको
4 इंट्रोडक्शन में आपको समाप्त करेंगे। उसमें से आज का पहला हुआ, और आज के इंट्रोडक्शन का जो कुछ फॉर्मूला है वो आपको हम अगले वीडियो में डालते हैं, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं।